नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने इस न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। और ये हमारी न्यू वीडियो चोल वंश की है। तो आप लोगों ने थंबनेल भी देख लिया होगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मध्यकालीन चोल राजवंश। चोलों 8 से 12वीं शताब्दी ईस्वी। चोलों को भारत के दक्षिणी क्षेत्र में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजवंशों में से एक के रूप में याद किया जाता है। चोलों को दक्षिणी क्षेत्रों में कहाँ पर दक्षिणी क्षेत्रों में जब हम भारत का नक्शा उठाएंगे, मैप उठाएंगे, तो सबसे पहले हम जब उसको डिवाइड करते हैं पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो दक्षिण का जो भाग है कर्नाटका, केरल और जो नीचे के क्षेत्र हैं उन भागों में चोलों को भारत के दक्षिणी क्षेत्र में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजवंश के रूप में याद किया जाता है। यानी दक्षिणी क्षेत्र में चोलों ने सबसे अधिक समय तक राज्य किया था। चोलों का शासन 9वीं शताब्दी में शुरू हुआ और जब उन्होंने सत्ता में आने के लिए पल्लवों को हराया। जो चोल का शासन था वो कब शुरू हुआ? 9वीं शताब्दी में शुरू हुआ। जो चोल का शासन था वो 9वीं शताब्दी में शुरू हुआ। और ये कब शुरू हुआ? जब चोलों ने किसको हराया? पल्लवों को हराया। चोलों का जो शासन था वो 9वीं शताब्दी में शुरू हुआ। और ये शासन कब शुरू हुआ? जब चोलों ने किसको हराया? पल्लवों को। इनका शासन 13वीं शताब्दी तक पहुंच इनका शासन 13वीं शताब्दी तक 5 से अधिक शताब्दियों तक चलता रहा। इतिहासकार लिखते हैं कि चोलों का शासन 13वीं शताब्दी तक 5 से अधिक शताब्दियों तक चलता रहा। यानी 5 पीढ़ियों से ज़्यादा तक इनका चला। 13वीं शताब्दी तक 5 से अधिक शताब्दियों तक चलता रहा। यानी कि जो चोल की पीढ़ियां थीं वे 5 से अधिक पीढ़ियों तक शासन किए। मध्यकाल चोलों के लिए पूर्ण शक्ति और विकास का युग था। जो मध्यकाल था वो चोलों के लिए पूर्ण शक्ति और विकास का युग था। यानी कि इसी मध्यकाल में चोलों की जो शक्तियां थी, जो सीमा विस्तारण था वो बहुत तेज था। और इनका जो विकास था, संस्कृति के क्षेत्र में विकास, कला के क्षेत्र में विकास, वास्तुकला के क्षेत्र में विकास, भवन निर्माण के क्षेत्र में विकास अपने चरम सीमा पर था। यह राजा आदित्य प्रथम और परांतक प्रथम जैसे राजाओं द्वारा संभव हुआ। ये सारी चीजें जब किसी भी पीढ़ी में महान सम्राटों का आगमन होता है तब जाके उस वंश का एक सुंदर इतिहास का चित्रण होता है और एक महान इतिहास लिखा जाता है जिसको आने वाले समय की पीढ़ियां पढ़ती हैं। तो ठीक उसी प्रकार जब आदित्य प्रथम और परांतक प्रथम जैसे राजा चोल राजवंश में पैदा हुए, तो जब इनका शासन आया तो इन्होंने अपने शस्त्रों से एक इतना सुंदर इतिहास लिखा जो एक इतिहास में अमर हो गया, जो आने वाली पीढ़ियां जिनको पढ़कर एक ऊर्जावान महसूस करती हैं, अपने आप को एक गौरवान्वित महसूस करती हैं कि हमारा भी इतना गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। किनके चोलों के लिए पूर्ण शक्ति और विकास का युग था। यह राजा आदित्य प्रथम और परांतक प्रथम जैसे राजाओं द्वारा संभव हुआ। यहाँ से राजराज चोल और राजेंद्र चोल ने तमिल क्षेत्र में राज्य का विस्तार किया और यहाँ से
जब मैंने जैसे ऊपर की बात किया कि जब महान राजाओं का आगमन होता है, जब उनकी भुजाओं की ताकत लपटें मारती हैं, तब क्षेत्र का विस्तारण की नीति बढ़ती है। तब क्षेत्र बढ़ता है, तब एक महत्वाकांक्षा आती है कि हमें अपने राज्य के क्षेत्र को बढ़ाना चाहिए, और यही महत्वाकांक्षा अपने राज्य को एक विशाल साम्राज्य में स्थापित करती है। तो इसीलिए जब राजराज चोल और राजेंद्र चोल ने तमिल क्षेत्र में राज्य का विस्तार किया, बाद में कुलोत्तुंग चोल ने मजबूत शासन स्थापित करने के लिए कलिंग पर अधिकार कर लिया, और लास्ट में एक क्षेत्र बचा था जिसका नाम था कलिंग, और कलिंग भी अपने आप में एक अच्छे मजबूत शासन के अंतर्गत चल रहा था। तो कुलोत्तुंग चोल थे, इन्होंने अपनी बहादुरी से और मजबूत शासन के चलते इन्होंने कलिंग को हरा दिया युद्ध में, और वहाँ पर क्या किया, अपने साम्राज्य की स्थापना की। यह भव्यता 13वीं शताब्दी की शुरुआत में पांडवों के आगमन तक चली, और यह भव्यता चोलों की 13वीं शताब्दी की शुरुआत में पांड्यों के आगमन तक चली। और हर साम्राज्य का एक यही वसूल होता है कि जब उस साम्राज्य की बागडोर किसी ऐसे राजा के हाथ में चली जाती है कि जो मजबूत न हो, शासन करने में अच्छा न हो, तब उस साम्राज्य का विनाश होने लगता है। और ठीक इसी प्रकार जब 13वीं शताब्दी आई तो चोल साम्राज्य का राजवंश बागडोर ऐसे राजा के हाथ में था जो उसके काबिल न था, और उसी का फलस्वरूप जब 13वीं शताब्दी की शुरुआत हुई तो चोल राजवंश का पतन शुरू हो गया। और ये मैप है, मैप में चोल जो राजवंश है जितने भी हम देखेंगे, यहाँ से ये वाला है, नीचे लिखा है चोला। अधिकतर दक्षिणी भूभागों में लंबे समय तक कोई राजवंश अगर राज किया तो वो चोल थे। जो ये नीचे का ये जो नीचे का साउथ दक्षिणी भाग है, रेड रेड हल्का हल्का, यहीं पर चोलों का एक लंबे समय तक शासन था। अब हम बात करेंगे कि चोल राजवंश में प्रमुख सम्राट कौन कौन से थे जिन्होंने अपनी पराक्रम और शौर्य से एक महान और सुदृढ़ साम्राज्य की स्थापना की। पहले हम बात करते हैं विजयालय। जो पहले हम राजा की बात करेंगे वो है विजयालय। चोल राजवंश की स्थापना विजयालय ने की थी। जो चोल राजवंश है आज जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, इसकी स्थापना किसने की थी? विजयालय ने की थी। उसने 8वीं शताब्दी में तंजौर साम्राज्य पर अधिकार किया और पल्लवों को हराकर शक्तिशाली चोलों के उदय का नेतृत्व किया। उन्होंने 8वीं शताब्दी ऊपर 9वीं शताब्दी दिया था, तो इसको आप लोग कंफर्म कर लेंगे। वैसे इन दोनों के मध्य में होगा, शायद 8वीं शताब्दी के लास्ट में और 9वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में। तो इन्होंने सबसे पहले उसने 8वीं शताब्दी में तंजौर के साम्राज्य पर अधिकार किया और पल्लवों को हराकर शक्तिशाली चोलों के उदय का नेतृत्व किया। तो विजयालय ने सबसे पहले 9वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में पल्लवों को हराकर एक चोल साम्राज्य की स्थापना की। आदित्य प्रथम विजयालय साम्राज्य का शासक बनने में सफल हुआ। उसने राजा अपराजित को हराया। आदित्य प्रथम विजयालय साम्राज्य का शासक बनने में सफल हुआ। उसने राजा अपराजित को हराया और साम्राज्य ने उसके शासनकाल में भारी शक्ति प्राप्त की। उन्होंने बदुम्बों के साथ पांड्या राजाओं पर विजय प्राप्त की।
एवं इस क्षेत्र में पल्लवों की शक्ति पर नियंत्रण स्थापित किया। आदित्य प्रथम एक महान प्रतापी चोल वंश का राजा था, जो एक महत्वाकांक्षी राजा था। इसने सीमा विस्तारण पर भी बहुत ध्यान दिया था। इसने अपराजित को हराया। साम्राज्य के उसने शासनकाल में भारी शक्ति प्राप्त की। यानी कि जब राजा अच्छा होता है तो उसका शासनकाल भी प्रभावशाली होता है, जो एक सुंदर राष्ट्र की कल्पना के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आदित्य प्रथम ने बदुम्बों के साथ पांड्या राजाओं पर विजय प्राप्त की एवं इस क्षेत्र में पल्लवों की शक्ति पर नियंत्रण स्थापित किया। अब अगले राजा की हम लोग बात करेंगे, राजेंद्र चोल। यह शक्तिशाली राजा चोल का उत्तराधिकारी बना। जो राजेंद्र चोल थे, ये शक्तिशाली राजा चोल का उत्तराधिकारी बना। राजेंद्र प्रथम गंगा तट पर जाने वाले पहले व्यक्ति थे। राजेंद्र चोल यह शक्तिशाली राजा चोल का उत्तराधिकारी बना। राजेंद्र चोल गंगा तट पर जाने वाले पहले व्यक्ति थे। राजेंद्र प्रथम गंगा तट पर जाने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्हें लोकप्रिय रूप से गंगा का विक्टर कहा जाता था। इस काल को चोलों का स्वर्ण युग कहा जाता है। उनके शासन के बाद राज्य में व्यापक पतन देखा गया। जो राजेंद्र चोल थे, ये एक महान प्रतापी सम्राट थे, राजा थे, जिनके काल में एक ऐसा उत्तम विकास देखा गया राजेंद्र चोल का, और एक ऐसे सुंदर स्वर्णिम इतिहास की इन्होंने रचना की। इन्होंने अपने भुजाओं से अपने सीमाओं का विस्तारण किया। उसके बाद लेकिन जब वो कहते हैं ना कि एक मजबूत शासन के बाद एक कमजोर शासन आता है, और जब चोल वंश का कमजोर शासन इनके बाद आया और उसके बाद चोल राजवंश का पतन होना शुरू हो गया। प्रशासन और शासन चोल वंश का कैसा था? चोलों के शासन के दौरान पूरे दक्षिणी क्षेत्र को एक ही शासी बल के नियंत्रण में लाया गया था। चोलों ने निरंतर राजशाही में शासन किया। यानी कि जब चोलों का शासन पूरे दक्षिण क्षेत्र में था, तो पूरे दक्षिण को एक ही शासन के अंतर्गत बांध दिया गया था। मतलब अगर राजा राज कर रहा है तो उसके अंदर जितने भी अगल बगल के राज्य थे, सभी में इन्हीं के राजशाही के रूप में बैठाए गए आदमी थे, जो इनके प्रति उत्तरदायी थे। जो भी वहाँ का कर था वो चोल साम्राज्य को जाता था। ऐसे शासी बल के नियंत्रण में लाया गया। चोलों ने निरंतर राजशाही में शासन किया। विशाल राज्य को प्रांतों में विभाजित किया गया था, जिन्हें मंडलम के रूप में जाना जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आज एक लोकतंत्र में राजा राज करता है, खैर वहाँ पर राजशाही था, लेकिन जिस प्रकार यहाँ पर डिवीजन होता है, जैसे कि सरकारें होती है, सरकार के बाद जैसे राज्य होता है, राज्य के बाद जिला होता है, जिला के बाद ब्लॉक होता है, ब्लॉक के बाद तहसील होती है, तहसील के बाद गांव होता है। ठीक वैसे प्रकार एक यहाँ पर भी चोल साम्राज्य में भी देखने को मिलता है। जैसे कि हर एक क्षेत्र पर एक अधिकारी को बैठा दिया गया था, जो अपने से बड़े अधिकारी के प्रति उत्तरदायी रहेगा। ठीक इसी प्रकार का एक चोल साम्राज्य में भी देखने को मिलता है राजशाही। विशाल राज्य को प्रांतों में विभाजित कर दिया गया था, जिन्हें मंडलम के रूप में जाना जाता था। प्रत्येक मंडलम के लिए अलग अलग गवर्नर को प्रभारी रखा गया था। ठीक उसी प्रकार जैसे राज्य का मुख्यमंत्री होता है, जिला का डीएम होता है, तहसील का बीडीओ होता है, ब्लॉक का बीडीओ होता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी चोल साम्राज्य भी देखने को मिल रहा है।
आज जो भी हम सीखते हैं, जो भी आज हमारे विकास होते हैं, जो भी हमारी शासन प्रणाली होती है, सब इतिहास को देख कर ही उसको बनाया जाता है। इन्हें आगे नाडू नामक जिले में विभाजित किया गया था, जिसमें तहसील शामिल थे। शासन की व्यवस्था ऐसी थी कि चोलों के युग के दौरान प्रत्येक गांव स्वशासी इकाइयों के रूप में कार्य करता था। स्वशासी इकाइयों के रूप में कार्य करता। चोल कला, कविता, साहित्य और नाटक के प्रबल संरक्षक थे। जो चोल थे वे कला, कविता, साहित्य और नाटक के प्रबल संरक्षक थे। प्रशासन को मूर्तियों और चित्रों के साथ कई मंदिरों परिसरों के निर्माण में देखा जा सकता था। प्रशासन को मूर्तियों और चित्रों के साथ कई मंदिरों और परिसरों के निर्माण में देखा जा सकता था। यानी कि हम कह सकते हैं, कह नहीं सकते, ये सत्य है कि चोलों ने शासन के साथ साथ अपनी परंपरा, कला, संस्कृति को ऐसे निखारा कि आज इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। और आज हर देश, दुनिया विदेश इनके कला की अध्ययन करते हैं, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों को बताया जा सके कि भारत के दक्षिणी भागों में चोलों का एक ऐसा राजवंश था जिन्होंने अनेक संस्कृतियों को उकेरा है, ताकि उस संस्कृति को भुलाया न जा सके और एक सुंदर सा एक सुंदर सा चित्रण मिलता है जो चोल कला का है। जैसे कि इतिहासों में, अब आगे बात करते हैं। राजा केंद्रीय प्राधिकारी बन रहा, जो प्रमुख निर्णय लेता था और शासन करता था। वास्तुकला। चोल वास्तुकला मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली का प्रतीक था। चोल वास्तुकला मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली का प्रतीक था। उन्होंने मध्ययुगीन भारत में कुछ सबसे भव्य मंदिरों का निर्माण कराया। इन्होंने मध्ययुगीन भारत में कुछ सबसे भव्य मंदिरों का निर्माण कराया। बृहदेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर, गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर जैसे चोल मंदिरों ने द्रविड़ वास्तुकला को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। चोलों के बाद भी मंदिर वास्तुकला का विकास जारी रहा। चोल मूर्तिकला के प्रमुख बिंदु। चोल मूर्तिकला एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन तांडव नृत्य मुद्रा में नटराज की मूर्ति है। चोल मूर्तिकला का एक महत्वपूर्ण तांडव नृत्य मुद्रा में नटराज की मूर्ति है। हालांकि सबसे पहले ज्ञात नटराज की मूर्ति, जिसे ऐहोल में रावण फड़ी गुफा में खोदा गया, प्रारंभिक चालुक्य शासन के दौरान बनाई गई थी। चोलों के शासन के दौरान मूर्तिकला अपने चरम पर पहुंच गई थी। 13वीं शताब्दी में चोल के बाद के चरण का चित्रण भूदेवी या पृथ्वी की देवी को विष्णु की छोटी पत्नी के रूप में दर्शाने वाली मूर्ति द्वारा किया गया है। 13वीं शताब्दी में चोल कला के बाद के चरण का चित्रण भूदेवी या पृथ्वी की देवी को विष्णु की छोटी पत्नी के रूप में दर्शाने वाली मूर्ति द्वारा किया गया है। वह अपने दाहिने हाथ में एक लिली पकड़े हुए आधार पर एक सुंदर ढंग से मुड़ी हुई मुद्रा में खड़ी हैं, जबकि बायां हाथ भी उसी तरफ लटका हुआ है। मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि जैसे कि आज जो भी हम भगवान या ईश्वर की फोटो अपने अपने घर में देखते हैं, ये चीज़ें हमें इतिहास से पता चली कि एक लक्ष्मी माँ का रूपरेखा कैसा होगा, सरस्वती माँ का रूपरेखा कैसा होगा।
ठीक इतिहासों से ही हमें सीखने को मिला। उसके बाद हर घर में आज हम फोटो में माँ लक्ष्मी, दुर्गा, माँ कुष्मांडा सबका चित्रण मिलता है और भी हमें अपने इतिहास से पता चलता है। चोल कांस्य प्रतिमाओं को विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्रतिमाओं में से एक माना जाता है और ये एक नटराज भगवान की मूर्ति है जिसको आप लोगों के सामने है। चोल की जो प्रतिमाएं हैं, कांस्य प्रतिमाओं को विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्रतिमाओं में से एक माना जाता है और एक चोल साम्राज्य भगवान नटराज की प्रतिमा है जो आपके सामने है। ये मेरा छोटा सा प्रयास जो चोल साम्राज्य को लेकर था, इसमें ये फैक्ट से भरा भरा हुआ एक मेरा छोटा सा प्रयास था। यदि आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।